Hello everyone. Today we will discuss important key features of budget 2022-23. बजट 2022-2023 का जो की फीचर्स है, हाइलाइट्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बजट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ अमृत काल। ठीक है, इस बजट में, बजट 2022-23 में जो इस साल का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसमें अमृत काल के गोल को डिस्कस किया गया है। ये अमृत काल क्या है? आपको पता है कि 2022 में हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे। ठीक है, 75th बर्थडे ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और वहाँ से उसके आगे से वहाँ से आगे का जो 25 साल होगा, 25 ईयर होगा, वो होगा अमृत काल। यानी 2022 में 15 अगस्त 2022 को हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी का, और वो अमृत महोत्सव होगा। और आगे आने वाले जो 25 ईयर्स होंगे उन्हें अमृत काल बोला गया है। ये फर्स्ट टाइम पीएम के द्वारा 2021 में ये टर्म यूज किया गया था। और इस अमृत काल में जो आगे का 25 साल होगा, मतलब कि 75वीं वर्षगांठ से लेकर जो 100वीं वर्षगांठ होगी आज़ादी की, उस काल को बोला जाता है अमृत काल। और उस अमृत काल का कुछ गोल सेट किया गया है ताकि इंडिया उस गोल को अचीव कर सके और 100वीं वर्षगांठ पर इंडिया एक बेहतर भारत के रूप में उभरे। तो इस बजट में उस गोल को एक्सप्लेन किया गया है, और जो ये बजट पेश हुआ है 2022-23 का, वो उसी लक्ष्य, उसी गोल के तरफ अलाइंड है। ठीक है, उसी गोल को पाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है इस बजट में। तो फोकस क्या है अमृत काल का? फोकस है फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। पहला फोकस है जो अमृत काल, जो 25 साल का काल होगा, जिसमें हमारा पहला फोकस होगा फोकस ऑन ग्रोथ। यानी हमें अपने ग्रोथ को बढ़ाना है, जीडीपी के ग्रोथ को इंक्रीज करना है, और साथ ही साथ इंक्लूसिव वेलफेयर करना है। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, यानी जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सबका एक साथ, सबका एक जैसा विकास हो, सबको समावेश करके ही विकास करना है। यानी कोई भी सेक्शन विकास के काम में पीछे ना रहे, इसे कहते हैं इंक्लूसिव वेलफेयर। दूसरा जो लक्ष्य है हमारा, वो है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट। यानी हमें जो डेवलपमेंट करना है, जो विकास करना है, वो कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी गई है। आपको पता है कि इंडस्ट्री 4 ये कंसेप्ट आने वाला है, और इंडस्ट्री 4 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ ही साथ बिग डेटा एनालिसिस, इन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नेंस में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट है। यानी जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी सेक्टर होगा डेवलपमेंट का, उसमें हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसको प्रमोशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट अभी आपने आईपीसीसी का रिपोर्ट देखा होगा, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है। इसमें ये बोला गया है कि अगर अभी से ध्यान नहीं दिया जाए तो अगले आने वाले 20 साल में हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा इन कंपेरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो इसे यहाँ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम एनर्जी का जो इस्तेमाल करें, बट उसमें हम ट्रांसमिशन को कम करें, यानी एमिशन को कम करें, CO2 के एमिशन को कम करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैसे एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हो, और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी हो, यानी जो एमिशन फ्री एनर्जी हो। और आपको पता है कि ग्लासगो में जो COP26 समिट हुआ था,
UNFCCC का, उसमें इंडिया ने पंचामृत एक बताया था, पंचामृत मेथड सॉल्यूशन एमिशन को कम करने का एक मेथड दिया था पंचामृत, और साथ ही साथ ये बताया था कि हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है। तो नेट जीरो एमिशन क्या है, मतलब जितना हम एमिट करेंगे और उसी तरह से हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो नेट एमिशन जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम एनर्जी का जो हमारा मेथड है, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसमें बदलाव लाएं और रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करें। इसलिए इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आया है, ताकि इंडिया को एक हाइड्रोजन इकोनॉमी बनाया जाए, यानी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, के रूप में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, उनको कन्वर्ट करके रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, उसे हमें यूज़ करना है। एंड क्लाइमेट एक्शन का मतलब है, जो हमारा लक्ष्य है कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करना है और एमिशन को कम करना है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है वो है वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये वर्चुअस साइकिल स्टार्ट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है और पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कम करना है। ओके, तो ये सारा हमारा लक्ष्य है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों में डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी कुछ बैंक का भी डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, साथ ही साथ LIC में डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है जो प्रायोरिटीज़ है, यानी इस बजट का 2022-23 में जो बजट पेश किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो प्रायोरिटीज़ है, उसमें 4 प्रायोरिटीज़ है, 4 प्रायोरिटीज़ को जगह दी गई है, यानी चार क्षेत्रों पे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला प्रायोरिटी है PM गति शक्ति। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूं कि PM गति शक्ति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रायोरिटीज़ है PM गति शक्ति। इस प्रोजेक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करके इसे सक्सेसफुल बनाना है, और ये किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी है हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, वो कैसा है, उसमें रीजनल डिस्पैरिटी है, यानी रीजनल लेवल पे भिन्नता है। कहीं कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, कुछ स्टेट काफ़ी पीछे हैं, जैसे बिहार काफ़ी पीछे है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, और कुछ स्टेट काफ़ी आगे हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्टेट में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ स्टेट में काफ़ी उस टर्म में पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम में भी अगर देखें तो कुछ स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बिहार जैसे जो स्टेट है वहाँ पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। तो जो डेवलपमेंट का लाभ है वो हर स्टेट को इक्वली नहीं पहुंच रहा है। तो हमें क्या करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो एग्जामिनेशन में आप फ्लो चार्ट करके बना सकते हैं कि इस बजट में 4 प्रायोरिटी दी गई हैं, ठीक है। पहला है PM गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी की समस्या, यानी जैसे एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, तो वहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। और उसके कारण किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, और उनका इनकम भी काफ़ी होता है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हेंस करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये हमारी प्रायोरिटीज है। एंड द 4th प्रायोरिटी इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। कैसे फाइनेंस करना है इन्वेस्टमेंट को, लोन प्रोवाइड करने हैं, कोलेट्रल लोन प्रोवाइड करने हैं। आपको पता है कि MSME में अगर आप रजिस्टर होते हैं तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है विथ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कैसे, फाइनेंस करके, ओके। क्योंकि अगर न्यू स्टार्टअप होता है उसको आप बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 4थी प्रायोरिटी है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवर की है, ठीक है। क्यों हमारी इकोनॉमी का जो स्लो डाउन हुआ था वो क्यों हुआ था, ड्यू टू कोविड, और कोविड के कारण हमारा इकोनॉमी स्लो हुई थी। और
ये इकोनॉमी रिकवर की है, इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं, जो कि पिछले बजट में डिस्कस किया गया था। वी शेप रिकवरी यानी एकदम से नीचे आना। नीचे आना क्यों नीचे आया? ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज़ नॉट ड्यू टू द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ, एक सडन कोई प्रॉब्लम हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके कारण जो ग्रोथ है एकदम से नीचे आया। और फिर एकदम से जब वो फैक्टर हट गया, जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसके कारण ग्रोथ नीचे आया था, वो फैक्टर जब हटा तो वो फिर से ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में दिखना शुरू हुआ। तो इसे कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो हमारी इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी हुई है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, माइनस में, नेगेटिव चला गया था, और फिर ये रिकवर किया। सेकेंड वेव में कम नीचे हुआ था, लेकिन ये फिर से रिकवर किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कंट्री रेसिलियंस। यानी कंट्री रेसिलियंस का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो रेसिलियंस है, यानी मजबूत है। मतलब अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है अगर किसी कारण से, एक्सटर्नल फैक्टर से, तो वो तुरंत रिकवर कर सकती है, इतनी मजबूत है हमारी इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला जो प्रायोरिटी था वो था पीएम गति शक्ति। इसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कि पीएम गति शक्ति होता है क्या। तो पीएम गति शक्ति एक स्कीम है जो 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत 7 इंजन्स को डेवलपमेंट इंजन्स बताया जा रहा है। 7 सेक्टर्स को डेवलपमेंट इंजन्स बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं? रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 7 इंजन्स हैं जो इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, जो ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अच्छा करना होगा। लॉजिस्टिक क्या होता है? यानी एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की जो सुविधा होती है उसे लॉजिस्टिक सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में लॉजिस्टिक बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, और ये बताया गया था कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर इकोनॉमीज़, अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। ठीक है, और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट के ज़्यादा होने के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट को अगर हमें प्रमोट करना है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में हमें अपने सामान को बेचना है, तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और इसी डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, वो है पीएम गति शक्ति, जिसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। दूसरा है इसमें कि पीएम गति शक्ति के अंदर एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, जो कि जिसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न टाइम में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इकोनॉमी को आपको बढ़ाना है, ड्राइव करना है। पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों एक आधार है इकोनॉमी के। ठीक है, तो नेशनल मास्टर प्लान जो बनेगा पीएम गति शक्ति के अंदर, उसका मकसद क्या होगा? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सिनर्जी को बढ़ाना। फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे, और इसी के अंदर नेशनल मास्टर प्लान जो पीएम गति शक्ति का जो नेशनल मास्टर प्लान है, उसी के अंतर्गत एक मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्या करना है? 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाना है, कंप्लीट करना है। 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2022-23 में, यानी 22-23 में एक साल के अंदर 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को कंप्लीट करना है। तो ये बहुत एक्सप्रेसवे बनाना है। ओके, इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है, वो है पीएम गति शक्ति के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है, एंड वो है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म अलाउइंग डेटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेटर्स। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जो इंटरफेस तैयार किया जाएगा,
जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस होगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक का मतलब लॉजिस्टिक में यानी एक वस्तु को दूसरे जगह तक ले जाने में जितने भी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं उन सबको एकजुट करना, उन सबको यूनिफाइड करना, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये डेटा एक्सचेंज करेगा अमंग ऑल मोड ऑपरेटर, मतलब जितने ऑपरेटर हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेटर, जैसे रेलवे है, लॉजिस्टिक, एक सामान को दूसरे से ले जाने में, दूसरे जगह पे ले जाने में बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे मोड ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, ठीक है, वाटरवेज, या फिर और भी दूसरे तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो सकते हैं। तो सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके बीच में डेटा को शेयर करना, ठीक है, डेटा एक्सचेंज करना, ताकि एक दूसरे को अच्छे से वो कॉम्प्लीमेंट कर सके और एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस तैयार हो, प्लेटफॉर्म तैयार हो। क्यों? जैसे कि कोई वस्तु है, सपोज दैट मैंगो है, तो अगर कोई किसान मैंगो को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो पहले वो मैंगो वो गांव से बाय रोडवेज जाएगा और फिर वो स्टेशन पे रेलवेज के थ्रू स्टेशन से एक दूसरे स्टेशन, दूसरे शहर पे जाएगा, फिर वहाँ से शिपमेंट के थ्रू फॉरेन में हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 या 4 तरह के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हुए हैं उनके बीच में डेटा शेयरिंग जरूरी है, डेटा एक्सचेंज जरूरी है, ताकि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक यूनिफाइड वे में उस वस्तु को फार्मर से लेकर एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट तक उसे पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ताकि जितने भी मोड ऑफ ऑपरेशन लॉजिस्टिक में यूज होते हैं उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो सके कि कब कहाँ पे क्या पहुंचना है ना, उसी हिसाब से उस वस्तु को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है पीएम गति शक्ति के अंदर वो है ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर सीमलेस ट्रेवल ऑफ पैसेंजर, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है पीएम गति शक्ति के अंदर वो है 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स थ्रू पीपीपी टू बी अवार्डेड इन 2022-23। 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, MMLP 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे 2022-23 में। और पीपीपी के थ्रू, पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी प्राइवेट्स का भी उसमें सहयोग होगा, पब्लिक भी होगा, दोनों के बीच में पार्टनरशिप करके, जैसे कि मेट्रो है हमारा, मेट्रो भी पीपीपी का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो पीपीपी के थ्रू वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किए जाएंगे। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? ओके, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता है जैसे कि 4 शहरों में, 4 बड़े शहरों में ये पार्क होगा, मतलब एक एरिया होगा, कुछ एकड़ में एरिया होगा, जहाँ पे वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो लॉजिस्टिक में यूज होता है, जैसे कि वेयर हाउसेस प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे सामान को रखने, उसको चढ़ाने उतारने की सुविधा होगी, ठीक है। वहाँ पे वेयर हाउसेस होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, वहाँ पे कस्टम सर्विस, कस्टम क्लियरेंस किया जाएगी, या फिर उस सामान को चेक किया जाएगा, क्वालिटी चेक होगा। तो ये सारी सुविधाएं किसी एक जगह पे, ठीक है, ये प्रोवाइड की जाएगी। इसी को कहा जाता है लॉजिस्टिक पार्क। यानी वहाँ पे वो सामान आएगा, उसको उतारा जाएगा, उसको चढ़ाया जाएगा, उसको अगर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस मिलेगा वहीं पे, फिर क्वालिटी चेक हो सकता है वहीं पे। तो ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलेगी, जिसे कहा जाता है लॉजिस्टिक पार्क। तो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल का मतलब वो जो लॉजिस्टिक पार्क होगा वो रोडवेज से भी कनेक्ट होगा, रेलवेज के थ्रू भी कनेक्ट होगा, एयरवेज के थ्रू भी कनेक्ट होगा, वाटरवेज के थ्रू भी कनेक्ट होगा। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होगा? जहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो वस्तु आएगा उसको उतारा जाएगा, उसको अगर स्टोरेज की व्यवस्था होगी तो स्टोरेज की जाएगी, या एक मोड से दूसरे मोड में चेंज करने की व्यवस्था होगी तो वो चेंज होगा। जैसे रेलवे से आ रहा है सामान तो फिर उसे रोडवेज के थ्रू जाना है तो वहाँ पे वो चेंज होगा मोड। तो ये एक जगह होगा जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और ऐसा 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा 22-23 में। वैसे तो लगभग 35 लॉजिस्टिक पार्क को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये लेकिन 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क, यानी
पोस्टल और रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेटिंग पार्सल मूवमेंट। देखिए पार्सल आपने सुना होगा, पार्सल करते हैं आप, तो पार्सल दो तरीके से होता है। एक तो आप क्या करते हैं कि पोस्टल के थ्रू, डाक के थ्रू, डाकघर के थ्रू आप पोस्टल भेजते हैं, और कभी कभी क्या होता है रेलवे के थ्रू भी पोस्टल भेजा जाता है, पार्सल भेजा जाता है। तो आप पोस्टल का भी यूज करते हैं, पार्सल का भी यूज करते हैं, सॉरी रेलवे का भी यूज करते हैं। तो इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके सुविधा को और भी बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब है जितने भी रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उस रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोकल एरिया होगा वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसे प्रमोट किया जाएगा, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका प्रमोशन हो, है ना। जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उसके आसपास का जो लोकल एरिया होगा, उसके जो लोकल प्रोडक्ट होंगे उसको प्रमोट किया जाएगा। कैसे? जो वो रेलवे स्टेशन को वो हब बनाया जाएगा, सेल का हब बनाया जाएगा, या फिर सेल का हब बनाया जाएगा, या फिर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी रेलवे स्टेशन पे। तो इस तरह से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच, ठीक है। ये कवच क्या है? ये कवच एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है सेफ्टी के लिए। जो रेलवे में आपने देखा होगा कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो ये कवच है एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो रेलवे के प्रोटेक्शन, रेलवे में जो एक्सीडेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक्सटेंडिंग कवरेज होगा, यानी एक 2000 किलोमीटर तक जो रेलवे है उसमें कवच टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ताकि रेलवे का एक्सीडेंट को रोका जा सके। नेक्स्ट है 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। आप वहाँ कटरा से लेकर दिल्ली तक चलाया गया था पहला। तो इस तरह के 400 नए वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाएंगे। ये काफ़ी हाई अच्छी फैसिलिटी होती है, काफ़ी स्पीड अच्छी होती है इसकी वंदे भारत ट्रेन की। इसके अलावा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन और मास अर्बन ट्रांसपोर्ट के बीच में, जैसे कि कोई मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से उतर के रेलवे स्टेशन जाना है आपको, या फिर बहुत कोई बड़ा शहर है, वहाँ से बस स्टैंड है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन की सुविधा को बढ़ाया जाएगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जाएगी, ठीक है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान चलाया जाएगा, ठीक है, एज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड्स। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं इस बजट में। तो पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में पहला है प्रोमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं इसे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, स्टार्टिंग विथ फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। और ये 5 किलोमीटर का वाइड का एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक कॉरिडोर, जो कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की जाएगी, जिसमें गंगा के किनारे, यानी गंगा के किनारे जो लैंड है फार्मर्स के, वो 5 किलोमीटर वाइडर एक 5 किलोमीटर वाइड एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर होगा, जिसमें जो फार्मिंग की जाएगी वो केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। इसको प्रमोट किया जाएगा शुरुआत में। दूसरा है प्रोमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट। आपको पता है कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ सोच रखा है, काफ़ी कुछ प्रमोट करने जा रही है। मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, साथ ही साथ ये ड्राई एरिया में इसे उगाया जा सकता है। इसलिए अभी गवर्नमेंट मिलेट पे काफ़ी फोकस कर रही है, ताकि जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके सिटीजन को, और साथ ही साथ फार्मर्स के भी इनकम को डबल कर सके। तो इसके लिए क्या करेगी? पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कराएगी, यानी मिलेट में वैल्यू एडिशन क्या होता है? उनके वैल्यूज़ में बाय फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रांडिंग की जाएगी मिलेट्स प्रोडक्ट की। आपको पता है कि पोषण अभियान में मिलेट्स को स्कूल में एज ए मील के रूप में देने का एक प्रोविज़न लाया गया है अभी हाल ही में। ओके, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स को। अभी आपको पता है कि जो प्रिसाइज जो एग्रीकल्चर होने वाला है, प्रिसीजन, है ना, वो हाईटेक एग्रीकल्चर
होता है, हाई मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं ताकि इनपुट्स को कम से कम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो प्रिसीजन फार्मिंग के लिए हाईटेक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को, वो पीपीपी मोड में की जाएगी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स। आपने सुना होगा अभी कि किसान ड्रोन्स बनाया गया है ताकि ड्रोन्स के थ्रू एयर व्हीकल्स होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं ड्रोन्स, और उसके थ्रू डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे सीड्स को प्लांट करना या फिर फर्टिलाइजर्स छिड़कना, ठीक है, या फिर और भी दूसरे सर्विसेज हैं, वो किसान ड्रोन के हेल्प से फार्मर्स को एड पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्चिंग फंड विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। जो भी एग्रीकल्चरल स्टार्टअप यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो भी न्यू स्टार्टअप्स लिए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जा रही है, उसमें कैपिटल प्रोवाइड करना, ठीक है, ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर। ब्लेंडेड कैपिटल मतलब कि कुछ नाबार्ड के द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा होगा, कुछ प्राइवेट कैपिटल्स होंगे उसमें। यहाँ पे अगर देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। अगर आप यहाँ डेटा अगर आपको दिख रहा होगा तो 21-22 में जो वीट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 400 मैट्रिक टन से ऊपर है, ठीक है। ये रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। उसके अलावा अगर हम राइस का देखें तो राइस का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, बट वेट के क्षेत्र में देखें तो फूड ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। रिकॉर्डेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर यहाँ पे देखें 2019-20 का या फिर 20-21 के जो डेटा है उसमें अगर देखें तो 300 मिलियन टन के आसपास है। तो ये रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है इन स्पाइट ऑफ पैंडेमिक। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन और बेतवा ये दोनों यमुना के ट्रिब्यूटरी है, इन दोनों को इंटरलिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट है उसके तहत केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा, जिससे कि 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड को बेनिफिट पहुंचेगा, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल एंड जनरेटिंग 130 मिलियन मेगावाट पावर। तो इससे 3 फायदा होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, ठीक है। केन बेतवा दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी है और इन दोनों को लिंक करने से बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा है कि जो फार्म लैंड है उसको इरिगेशन की सुविधा मिलेगी, लगभग 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड को। दूसरा कि 62 लाख पीपल्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सकेगा, और साथ ही साथ 130 मेगावाट पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो जनरेट किया जा सकता है। और इसके अलावा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसे 5 और प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रोसेस में है इम्प्लीमेंटेशन के, जो जिन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बट वो प्रोसेस में है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को देखें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2021-22 में जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार जो ग्रोथ रहा है वो 3.9% रहा है। प्रीवियस ईयर 2020-21 में कितना था? 3.6। तो इसके कंपेरिजन में 2021-22 में जो ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर में वो काफ़ी इनहेंस हुआ है, यानी 3.9% हुआ है। तो एक स्टडी ग्रोथ आपको दिख रहा होगा 2019-20 से लेकर 2021-22 में आप देख रहे हुए एक स्टडी ग्रोथ हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन में जो पहली प्रायोरिटी है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सार्वभौमिकरण, यानी जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, चाहे किसी भी कॉर्नर में हो, उनको वहाँ तक शिक्षा की सुविधा, क्वालिटी एजुकेशन उन तक पहुँचे, ठीक है। यानी कोई भी उसमें नहीं छूटना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब ये होता है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल, यानी हर क्लास के लिए कम से कम एक टीवी चैनल होना चाहिए, और इसके अंतर्गत 200 टीवी चैनल्स को एक्सपेंड किया गया है। ओके, यानी हर क्लास के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल प्रोग्राम होना चाहिए। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको पता है कि अटल
टिंकरिंग जो लैब्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो स्किल ई लैब्स होते हैं, और जो वर्चुअल लैब है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि उनके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, स्किल डेवलप हो। ठीक है। अ डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश विथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, इस्टेब्लिश की जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का मतलब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मतलब उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो ऑनलाइन में ही यूनिवर्सिटी होगी। यूनिवर्सिटी क्या होता है, जो डिफरेंट तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट में डिग्री प्रोवाइड करता है। तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। ठीक है। हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स, और डिजिटल टीचर्स रखे जाएंगे। डिजिटल टीचर्स के थ्रू हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। देश क्या है, एक डिजिटल इकोसिस्टम है स्किल प्रोवाइड करने का, और देश के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। हेल्थ के क्षेत्र में देखते हैं, तो हेल्थ के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी आप किसी दूर एरिया में हैं और डिजिटल माध्यम से आप उस हेल्थ सर्विस को ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन जैसे इसका एग्जांपल है, तो टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एक तैयार किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेशनल टेली मतलब कि थ्रू टेलीफोन्स या इंटरनेट का यूज करके आप उस मेंटल हेल्थ सर्विस को ले सकते हैं। फॉर क्वालिटी काउंसलिंग इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, जो इसमें आर्किटेक्चर है वो मिशन शक्ति, मिशन वत्सल, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 टू बी लॉन्च। पोषण 1 अभियान अभी लॉन्च हुआ है। पोषण 1 जो लॉन्च हुआ है वो जो मिड डे मील था उसी को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, और उसी का नाम चेंज करके पोषण 1 अभियान लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और पोषण 2 अभियान भी लॉन्च करने की बात हो रही है। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में 2 लाख आंगनवाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी मतलब वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ देखें आउटले जो है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 के लिए 20,263 करोड़ एलोकेट किया गया है। पीएम पोषण के लिए जो पोषण 1 है, जिसका नाम पीएम पोषण भी है, उसके लिए 10,234 दिया गया है। मिशन वात्सल्य के लिए 1,472 दिया गया है, और मिशन शक्ति के लिए 3,184 करोड़ एलोकेट किया गया है। ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस में हर घर पहली प्रायोरिटी है। ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, ठीक है। इसमें ये जो प्रायोरिटी है हमारा, उसमें पहला है हर घर नल से जल। हर घर नल से जल के लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा 22-23 में। उसके बाद दूसरा है, ये तो वाटर की बात हुई, टैप वाटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात हुई। दूसरा है पीएम आवास योजना, एफोर्डेबल हाउस दिया जाएगा। ठीक है, 80 लाख हाउसेज टू बी कंप्लीटेड इन 2022-23। तो ये सब डेटा आपको याद रखना है कि 80 लाख हाउसेज को कंप्लीट किया जाएगा 22-23 में। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पीएम डिवाइन योजना है, ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या फिर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सोशल डेवलपमेंट मतलब स्कूल बनाना, उसके अलावा हॉस्पिटल बनाना, तो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स है फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सुना होगा कि 115 लगभग 115 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था, जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे उनको
उनको डेवलप करना, और जो बाकी जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनके लाइन पे उन्हें लेकर आना। तो जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो, यानी जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया था, उसके अंतर्गत जो ब्लॉक्स हैं, जो पिछड़े हुए ब्लॉक्स हैं, उनको डेवलप करना, ये है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है? टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, जैसे कश्मीर में, उत्तराखंड में, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, जो कि डेवलपमेंट के गेन से वंचित हैं, उन्हें टारगेट करना और वहाँ पे डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेज। आपको पता है पोस्ट पेमेंट बैंक स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो पोस्टल जो भी पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो बचे हुए पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। 100% ऑफ पोस्ट ऑफिसेज टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम, यानी जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं 100% वो सारे को कोर बैंकिंग सर्विसेज में लेकर आना। कोर बैंकिंग सर्विस क्या होता है? जैसे कि सेविंग अकाउंट, ठीक है, या फिर लोन जो प्रोवाइड की जाती है, सेविंग अकाउंट जो होता है, तो कोर बैंकिंग सर्विसेज में इन सारे पोस्ट ऑफिस को इंटीग्रेट करना है। डिजिटल पेमेंट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिग्री। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे कि SBI है, या फिर जो भी बैंक्स हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्टार्ट करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 को लॉन्च किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि बिजनेस को ईजी बनाया जा सके, ठीक है। जो बिजनेस करने में जो भी अप्रूवल चाहिए उसको फास्ट बनाया जा सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 लॉन्च किया जाएगा। फिर ईज ऑफ लिविंग लाया जाएगा, ईज ऑफ लिविंग। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस लाई जाएगी, इंश्योरेंस ऑफ चिप, एम्बेडेड ई पासपोर्ट लाया जाएगा, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव है जो कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लिया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट का मतलब लिविंग अच्छा होना चाहिए, स्किल आना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अगर प्रमोट करना है तो। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन। देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा जाएगा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी पंप करे, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक इन्वेस्ट करती है तो प्राइवेट मोटिवेट होते हैं, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो मोटिवेट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपीज़ बाय RBI स्टार्टिंग 2022-23। डिजिटल रुपी कहने का मतलब, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा जो कि डिजिटल करेंसी है, उसी के जैसा एक डिजिटल रुपी स्टार्ट किया जाएगा RBI के द्वारा 2022-23 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मेजर्स टू एड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। देखिए, वेंचर कैपिटल क्या होता है? कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है उसे वेंचर प्रोजेक्ट बोलते हैं, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिस संस्था के द्वारा, उसे वेंचर कैपिटल बोला जाता है। तो वेंचर कैपिटल मतलब जो नए स्टार्टअप्स या नए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हो उनको इन्वेस्ट करे, उनको कैपिटल प्रोवाइड करे, उसे कहा जाता है वेंचर कैपिटल। तो मेजर्स लाए जाएंगे ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, वेंचर, खासकर वेंचर कैपिटल के थ्रू। ओके, टैक्स प्रपोजल में अगर हम देखें तो अलाउंग टैक्स पेयर टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years फॉर करेक्टिंग एरर्स, ठीक है। मतलब आपको अभी पता है कि आप अगर रिटर्न भरते समय अगर कोई एरर होता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इसके पीरियड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये प्रपोज किया गया है कि इस पीरियड को, करेक्टिंग एरर्स को के पीरियड को बढ़ाने के लिए 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 2 साल बाद भी आप अपने जो आपने टैक्स फिल किया है, अपने रिटर्न फाइल किया है, उसको आप करेक्ट कर सकें।
टैक्स रिलीफ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए टैक्स रिलीफ दिया गया है। रिड्यूसिंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कॉर्पोरेटिव्स। AMT होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है कि अगर आपने टैक्स की पहले चोरी की है तो जब आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो उसे ये कहा जाता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो उस रेट में रिड्यूस किया गया है उसको। और सरचार्ज का जो रेट होता है कॉर्पोरेटिव के लिए उसको भी रिड्यूस किया गया है। इंक्रीजिंग टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, नेशनल पेंशन स्कीम है। अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका जो नेशनल पेंशन स्कीम है तो उसमें टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया गया है। टैक्स डिडक्शन क्या होता है, जो कि टैक्स जो भी आपको टैक्स पे करना है उसमें डिडक्शन किया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो उसको बढ़ाया गया है। एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव, जैसे अभी क्या है स्टार्टअप्स के लिए कि 3 साल तक उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है इस बजट में। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट टू बी टैक्स्ड एट, जो भी वर्चुअल एसेट्स है आपके पास उसमें अगर इनकम ट्रांसफ़र होता है, जैसे कोई शेयर है तो वर्चुअल एसेट जो है आपका, उसमें अगर आपका उसमें कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसको 30% के रेट से उस पर टैक्स किया जाएगा। बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटिटिव अपील। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि रुपया जो आएगा वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो रुपया आ रहा है वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 35%। तो याद रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछता है ये सारा इन्फॉर्मेशन कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 35% रुपया आएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद है जो नेक्स्ट जो लार्जेस्ट सोर्स है रुपया का वो है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी के बाद, यानी बोरोइंग मतलब कर्ज जो ले रही है गवर्नमेंट, उससे 35% उसे पैसा मिलेगा। उसके बाद 15% जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, जो कॉर्पोरेट्स पे लगाया जाता है जो टैक्स, उनके प्रोडक्शन पे, जो उनके इनकम पे जो लगाया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स से आएगा 15%, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, मतलब टैक्स के अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं शेयर खरीद रखा है तो उससे जो डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, वो होता है। या गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को कर्ज दिया है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के रूप में जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, तो उससे 5% आएगा। फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वैसे रिसिप्ट जिससे या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़े या तो एसेट फॉर्मेशन हो। जैसे कि आपने कर्ज लिया तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है इससे आपकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है, एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एसेट का फॉर्मेशन जैसे कि जो कैपिटल रिसिप्ट आ रहा है, जैसे कि आपने किसी को कर्ज दिया था तो कर्ज जो मूल है, मूल जो कर्ज आपके पास आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आएगा। या आपने कोई लैंड बेचा, जो पैसा आपको मिला वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में आएगा। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां से पैसा आ रहा है। रुपीज गोज टू, कहाँ कहाँ जाएगा पैसा, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा गवर्नमेंट का, कहाँ खर्च होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स में। जैसे गवर्नमेंट ने कोई कर्ज लिया है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में, तो जो इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को वहाँ पे खर्च जाएगा 20%। दूसरा जो सबसे जो ज़्यादा है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जो स्टेट का जो शेयर है, जो टैक्स और ड्यूटी टैक्सेस जो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या ड्यूटी जो कलेक्ट करती है, उसमें जो स्टेट का शेयर है 41% शेयर होता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन। तो 41% शेयर को देने में 17% जो टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो पैसा है वो 70% उसे खर्च करना है स्टेट के शेयर देने में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए, स्कीम्स कई तरह के होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड तीसरा होता है स्टेट सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
और उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सारा पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, तो उसे कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट के, और उसमें जो पैसा खर्च होता है वो हाफ हाफ मतलब हाफ या मतलब शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, जिसमें वैसे स्कीम जो सेंटर के द्वारा स्कीम लाया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट के द्वारा किया जाता है, और उसमें शेयरिंग होता है, उस खर्च जो होगा वो शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें 15% सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% खर्च हो रहा है। अदर एक्सपेंडिचर 9% है। उसके अलावा सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड कर रही है, जैसे फार्मर्स को सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, डीजल पे या दूसरे फर्टिलाइजर्स पे, तो उस पर 8% का खर्च होगा। डिफेंस में 8% का खर्च होगा, और फिर पेंशन में 4% का पैसा खर्च होगा। ओके, तो 2022-23 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारा, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट से अलग। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो कैपिटल का मतलब होता है या तो लाइबिलिटी पर है या तो एसेट फॉर्मेशन हो, वैसा रिसिप्ट है ना। तो जैसे कर्ज से पैसा ले रहे हैं वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, या फिर कोई लैंड बेच रहे हैं, ठीक है, बेच के जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसे या तो लाइबिलिटी बनता है या तो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट उससे अलग होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रहा 2022-23 का, ये बजट एस्टिमेट है 22,04,422, ये है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट 2022-23 के बजट एस्टिमेट मतलब जो बजट में एस्टिमेशन की गई है उसके अनुसार। और कैपिटल रिसिप्ट जो इस साल का रहा वो होगा 2022-23 का जो बजट एस्टिमेट है उसके अनुसार 17,40,487 करोड़। तो याद रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2022-23 में 31,94,663 करोड़। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंट जो मेजर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें कितना कितना एलोकेट किया गया है। तो नेशनल हेल्थ मिशन में देखिए 2021-22 में नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था, 2017 में आया था, और 2021-22 में इस पर कितना खर्च किया गया था, 34,947 करोड़। लेकिन इस साल ये एलोकेशन काफ़ी बढ़ा दिया गया है। 2022-23 में ये एलोकेशन कितना है, 37,800, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जल जीवन मिशन 2019 में आया था। इसका मकसद क्या था जल जीवन मिशन का, कि टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ठीक है, रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज़ में। तो इसमें जो 2021-22 में जो एलोकेशन था वो 45,011 था, और 22-23 में इसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन जो मिशन आया था उसमें 2021-22 में जो एलोकेशन किया गया था 30,796, इस एलोकेशन को 2022-23 में बढ़ाकर 39,553 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अगर हम देखें 2021-22 में इसका एलोकेशन था 14,000, और 22-23 में 19,000 करोड़ कर दिया गया है। पीएम किसान योजना क्या है, जिसमें 6,000 रुपया किसान को दिया जाता है ना, हर साल 3 इंस्टॉलमेंट करके। तो उसमें अगर एलोकेशन देखें 21-22 में तो 67,500 था, और 22-23 में इसे बढ़ाकर 68,000 करोड़ कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2021-22 में अगर ये देखें तो 5,000 करोड़ था, 6400 करोड़ कर दिया गया है 22-23 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 7400 2021-22 में, और 22-23 में 10,000। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन देखें, कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपसे कि मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन क्या रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सबसे ज़्यादा एलोकेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में,
5,25,166 करोड़। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 21,07,684। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 19,09,107 करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 18,05,777, 18,57,000 18,05,776, 1,40,367। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से डिफरेंट मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन है। सबसे कम आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है 1,05,406। तो दिस इज ऑल अबाउट बजट 22-23। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्ट एंड एनालिसिस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।